Okay, guys, good morning, everyone, and good morning online. In the last of our classes, we were discussing the house property कि कोई व्यक्ति किराए के ऊपर अपना मकान देता है तो उससे जो किराए की इनकम होती है वो इनकम टैक्स में किस तरीके से टैक्सेबल होती है। ये इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? क्योंकि आपको जीएबी पुट करनी पड़ती है इनकम टैक्स रिटर्न में, बट वो जीएबी निकालते कैसे हैं? तो वो हम लोग डिस्कशन कर रहे थे। जीएबी निकालने के लिए आप देखते हो एक्सपेक्टेड रेंट कितना किराया आ सकता है और एक्चुअल रेंट विच एवर इज, दोनों में से जो भी ज्यादा हो। ज्यादा होने के बाद अपन क्या करते हैं, अगर कोई वैकेंसी वगैरह रही तो माइनस कर देते हैं। कोई अनरियलाइज रेंट मतलब आपको रेंट नहीं मिला तो माइनस कर देते हैं। हाँ, दोनों जोड़ के क्या कर दो, माइनस कर दो। तो आपके क्या आ जाएगी, जीएवी। ये वाला अमाउंट आपको इनकम टैक्स के रिटर्न में डालना पड़ता है। इसमें से हम क्या माइनस करते हैं, म्युनिसिपल टैक्स। जो म्युनिसिपल टैक्स पे हो गया वही माइनस होता है, पेड। ठीक है, जो ओनर ने पे किया है। हो सकता है हम बोल दे किराएदार को कि तू पे कर दे, तो हम सिर्फ कौन सा माइनस करेंगे, ऑनर का। आ गया एनएवी। एनएवी का कितना परसेंट माइनस होता है, 30। उसमें से हम एक चीज और माइनस करते हैं, दैट इज इंटरेस्ट। इंटरेस्ट भी माइनस करते हैं, प्रिंसिपल अमाउंट नहीं करते हैं, क्या करते हैं, इंटरेस्ट माइनस करते हैं। बच्चों, बहुत बार क्या होता है कि हम लोन रिपे नहीं कर पाते हैं। तो अब मान लो कि आपकी इंस्टॉलमेंट है 50,000 की, साल भर की कितनी, 6 लाख। अब हुआ क्या कि आप पे नहीं कर पाए। अब पे नहीं कर पाए तो होता ये है कि ब्याज पे भी ब्याज लगना चालू हो जाता है, इंटरेस्ट पे भी इंटरेस्ट लगना चालू हो जाता है। तो हम याद रखेंगे कि इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है। जो मूल आपने मकान खरीदने के लिए या बनाने के लिए जो भी लोन लिया था उसके ऊपर जो ब्याज है वो आप माइनस कर सकते हो। जो ब्याज पे ब्याज लगा है वो आप वो माइनस नहीं कर सकते। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट अलाउड नहीं है। बाकी लोगों को भी इन्फॉर्म कर दो आगे। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नॉट अलाउड। तो हमारा जो ये फॉर्मेट था ना, इसमें इंटरेस्ट ऑन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट माइनस नहीं होता है। हाँ। अरे, डिस्प्ले को क्या हो गया? देखो करके देखते हैं एक बार और। हो जाए यार, चालू होना चाहिए अब तो। ठीक है, तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट नहीं होगा। ओके। अब है ना, अपन बात करते हैं कि साहब अगर कभी एक्सपेक्टेड रेंट निकालने की जरूरत पड़ी तो एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं। अभी तक तो मैंने कल क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड रेंट दे रखा था, तो एक्सपेक्टेड रेंट आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, कर दी। हाँ, एक्सपेक्टेड रेंट कैलकुलेट करने के लिए दो चीजें होती है। आपको उस मकान का क्या पता होना चाहिए, एफआर। एफआर मतलब होता है फेयर रेंट। और दूसरा होता है एमआर। एमआर यानी म्युनिसिपल रेंट, है ना। अच्छा। अरे वाह, कहाँ मस्ती कर रहे थे। तो फेयर रेंट देखो, फेयर रेंट मतलब उस एरिया का मार्केट रेंट क्या है। आज जैसे सियागंज है अपना ही, तो सियागंज में आपको पता होगा कि एक कितने स्क्वायर फीट पे आपको रेंट पे दुकानें मिल रही है, फ्रंट फेसिंग कितनी है, पीछे का रेट क्या है, पता चल जाता है, फेयर रेंट। और एक होता है आपका म्युनिसिपल रेंट। म्युनिसिपल रेंट डिसाइड करता है म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, क्योंकि म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन म्युनिसिपल टैक्स लेता है। अब म्युनिसिपल टैक्स ज्यादा लेना है, हर एरिया का म्युनिसिपल टैक्स सेम नहीं होता है। विजयनगर रेसकोर्स रोड का म्युनिसिपल टैक्स अलग होगा, इधर ही पीछे काची मोहल्ले का म्युनिसिपल टैक्स अलग होगा। वो डिपेंड करेगा कि उस एरिया की अर्निंग कैपेसिटी कितनी है। तो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी डिसाइड करके रखता है। तो आप दोनों में से जो भी हायर हो वो सेलेक्ट करोगे। मतलब अगर आपको एक्सपेक्टेड रेंट निकालना पड़ा तो आपको फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट दोनों में से जो ज्यादा है वो आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये जो भी आएगा इसको एक्स बोल दो, इसको एक्स बोल दो।
क्योंकि इस फिगर को भी हमें क्या करना पड़ेगा, कंपेयर। ये फिगर को हम कंपेयर करेंगे, एक्स को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से, एक्स को हम कंपेयर करेंगे स्टैंडर्ड रेंट से। दोनों में से जो भी कम होगा वो लेंगे, दोनों में से जो भी कम होगा वो लेंगे। अब आप बोलोगे कि सर ये स्टैंडर्ड रेंट क्या है। देखो यार, हैदराबाद है, बेंगलोर है, मुंबई है, तो ये बड़ी सिटीज है, यहाँ पे लोग बाहर से बहुत आते हैं, इंदौर है। तो होता क्या है, एक रेंट कंट्रोल अथॉरिटी होती है। वो रेंट कंट्रोल अथॉरिटी एक रेट डिसाइड कर देती है उस एरिया का, कि यहाँ से इससे ज्यादा रेंट नहीं लिया जा सकता, एक स्टैंडर्ड रेंट सेट कर देते हैं। नहीं तो क्या होता है, मार्केट में तो कोई भी कुछ भी मुंह खोल देगा कि भैया मुझे इतना किराया चाहिए, मुझे इतना किराया चाहिए। तो एक स्टैंडर्ड रेंट फिक्स कर देते हैं। तो बड़ी बड़ी सिटियों में ही होता है जनरली, क्योंकि जहां आप मुझे बताओ, रेंट कंट्रोल एक्ट वहां क्यों लगेगा जहां पे कोई आना पसंद, देवास में थोड़ी होगा, उज्जैन में नहीं होगा, रतलाम में कहाँ मिलेगा आपको, क्योंकि ये तो बहुत छोटी सिटीज है, यहाँ पे कौन इतना कोई रेंट का जरूरत नहीं है। बड़ी बड़ी सिटीज में ज्यादा होता है। इंदौर में है रेंट कंट्रोल एक्ट। अब जैसे रेंट कंट्रोल एक्ट है, आप डाल दो गूगल पे, आपको मिल जाएगा कि इस एरिया का क्या डिसाइड किया वैल्यू, है ना। उस एरिया के हिसाब से पता चल जाता है अपने को यार, कि और आप आजकल आप देखोगे तो बहुत सारी साइट्स है जहाँ पर आपको एक वैल्यू पता चल जाती है। वैसे तो देखो, अपने को पता नहीं करना है, अपने को तो क्लाइंट से ही क्या करना है, पूछना है ना। अपने को क्लाइंट से ही पता करना है, जो डेटा दे रहा है वो काफी है अपने लिए। तो एक्स और स्टैंडर्ड रेंट विच एवर इज लोअर, मैंने देखो अभी तक जितना काम किया आज तक कभी किसी का स्टैंडर्ड रेंट नहीं पूछा, जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन लॉ में जो लिखा है वो मैं आपको एग्जैक्टली exactly बता रहा हूँ। तो आप क्या करो, फेयर रेंट पता करो, म्युनिसिपल रेंट पता करो, दोनों में से जो ज्यादा हो वो सेलेक्ट करो, और जो भी आएगा उसको किससे कंपेयर करो, उस एरिया के स्टैंडर्ड रेंट से, और वो स्टैंडर्ड रेंट में से और एक्स में से जो कम होगा वो आप सेलेक्ट कर लो। अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें अपन को उस व्यक्ति का इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी निकालना है। देखो, क्लाइंट आया, वो बोलता है कि यार साहब, मेरे एरिया का फेयर रेंट जो है 1 लाख रुपए पर मंथ है। जो नगर निगम ने डिसाइड कर रखा है म्युनिसिपल रेंट, वो 1,20,000 रुपए पर मंथ है। नहीं आ रहा लिखा, आज प्रॉब्लम दे रहा है ये, पता नहीं क्या है। म्युनिसिपल रेंट इतना है, अगर वहां पे स्टैंडर्ड रेंट एप्लीकेबल है, ये आपका आएगा 1,40,000 रुपए पर मंथ। एक्चुअल किराया आया है 90,000 पर मंथ। जो म्युनिसिपल टैक्स पे किया है वो ऑनर ने किया है 50,000। ऑनर कहता है कि उसने रिपेयर भी करवाया है और उसने इंश्योरेंस भी दिया है, तो उसका टोटल बनता है 1 लाख रुपए। उसने ब्याज भी दिया है 70,000 रुपए का पर एनम। आप मुझे उसकी इनकम निकाल के बताइए।
relevance। कितना? 13 लाख, देखते हैं, चलो। अब देखो, मैं आपको पहले ही बोल रहा हूँ, 95% से 99% केसेस में आपको कभी ये पूछना नहीं पड़ेगा। ठीक है, आपको तो एक्चुअल रेंट ही क्या करना है, पुट करना है। लेकिन प्रॉब्लम कब आती है? जब नोटिस आता है और डिपार्टमेंट को लगता है कि आपने रेंट कम बताया है, मार्केट में रेंट ज्यादा है बट आपका रेंट आपने कम बताया है। तो फिर वहां उनको जस्टिफिकेशन और वहां रिप्लाई करने में कैलकुलेशन काम आता है। आप बोलो नोटिस का रिप्लाई कैसे करना है सर? तो नोटिस का रिप्लाई करने के लिए आपको लॉ पता होना चाहिए। ठीक है, तो अब पहले अपन क्या करते हैं, विच एवर इज हायर कर दो। देखो, पहले तो फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर। तो आप क्या सेलेक्ट करोगे? 1,20,000। अब ये 1,20,000 को किससे कंपेयर करोगे? 1,40 से। हमें क्या सेलेक्ट करना होता है? पहले हायर करना होता है, फिर लोअर करना होता है। तो आपका एक्सपेक्टेड रेंट कितना आ जाएगा? 1,20,000। तो 1,20,000 इंटू कितना कर दिया आपने? 12। तो कितना आ गया? 14,40। एक्चुअल रेंट तो क्वेश्चन में गिवन ही है, 90,000 इंटू कितना है? 12। 90,000 इंटू 12, 10,80,000। हम क्या चूज करेंगे? हायर। हायर। अब जैसे ये केस है, आपको पता भी है कि यार एक्सपेक्टेड रेंट क्या है, ज्यादा है। तो आप रिस्क ले सकते हो क्लाइंट के साथ। कितना पे, कितने पे दिखा दो? 10,80 पे। वो तो नोटिस आएगा तो प्रॉब्लम आएगी, नहीं तो नहीं आया, बच गया तो बच गया। इस तरीके से लोग, और क्लाइंट कभी कभी बोल देता है सर देख लेंगे, सर जो होगा देख लेंगे, तो बाद में आया तो ब्याज भरना हो तो भर देंगे। मतलब दे आर लाइक देखेंगे। क्योंकि अभी आदत है, उनको पता है कि यार हिंदुस्तान में इतना इतना पकड़ में आना मुश्किल ही है। लेकिन अब एआई है तो भाई, अब धीरे धीरे जब एआई की तरक्की होगी, एआई मिसमैच इजीली पकड़ सकता है। एआई आपके रिटर्न का डेटा दूसरे के रिटर्न से डेटा जो आसपास कुछ होगा वहां पे मैच करके देखेगा। तो वहां थोड़ा सा इशू हो सकता है। तो अपन यहाँ 14,40 ले लो। फिर वैकेंसी वगैरह कुछ भी नहीं है, तो आपकी जीएवी कितनी आ गई? 14,40। ये रिटर्न में भरना रहता है बच्चे, ये रिटर्न में डालना है ना, ये वाला बिल। फिर आप क्या डालोगे उसके बाद? म्युनिसिपल टैक्स। म्युनिसिपल टैक्स माइनस कर दो, कितना दे रखा है? 50,000। तो ये आ गया एनएवी। 14,40 में से 50,000 गए तो 13,90। अबे 13,90 आपका आ गया था बच्चे, है ना? सही। अब इसमें से अपन क्या करते हैं, फिक्स। ये रिपेयर रिपेयर से मुझे कोई मतलब नहीं, 13,90 का कितना परसेंट उड़ा दो? 30%। ये कितना आया? 9,24। नहीं, 2,70। नहीं, 4,70। 70,000। 17। 17,000 ये आ गया। और इसके बाद इंटरेस्ट माइनस कर दो, तो आपकी आ जाएगी इनकम। 13,90 में से ये सब चले गए, 9,03,000।
नेक्स्ट। ये समझ में आ गया आपको, तो दूसरी प्रॉपर्टी बताऊं। अब आते हैं सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी पे। खुद की प्रॉपर्टी भी एक प्रॉपर्टी है अंडर हाउस प्रॉपर्टी, क्योंकि उसमें आप खुद रह रहे हो। तो आप मुझे बताओ, आप जिस प्रॉपर्टी में रह रहे हो, क्या उस प्रॉपर्टी क्या उस प्रॉपर्टी की से कोई इनकम हो रही है? नहीं। तो उसकी एनएवी जीरो ली जाती है। क्या ली जाती है? एनएवी जीरो। मतलब हमने जितना ये कैलकुलेशन किया ना, इस कैलकुलेशन का कोई सेंस नहीं रहेगा, उसकी एनएवी क्या कर देंगे? जीरो। अब जब एनएवी जीरो हो गई, तो स्टैंडर्ड डिडक्शन जो मिलती है वो भी नहीं मिलेगी, क्योंकि स्टैंडर्ड डिडक्शन तो एनएवी का 30% मिलती है। अब इसमें से आप एक ही चीज माइनस कर सकते हो बस। वो क्या है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट आप माइनस कर सकते हो यहाँ पे। तो इसका आंसर या तो जीरो आएगा या तो नेगेटिव आएगा, है ना, लॉस में। अब देखो, वैसे भी मैं बोलता हूँ ये प्रैक्टिकली धीरे धीरे अब इरेलेवेंट होते जा रहा है। पहले मैं आपको रीजन समझाता हूँ, फिर पूरा लॉ समझाता हूँ, शायद अब इसकी जरूरत ना पड़े। देखो, यहाँ पे इंटरेस्ट माइनस होता है। अब इंटरेस्ट माइनस होने का फायदा क्या है? जैसे यहाँ पे 1 लाख का ब्याज भरा व्यक्ति ने, तो 1 लाख माइनस हो गया, तो 1 लाख क्या आ गया? नेगेटिव। तो अब होता क्या था, जैसे कोई जॉब करता है, तो हम पहले क्या एडवाइस करते थे उसको कि अगर तू घर ले रहा है तो तू किस पे ले ले? लोन पे। क्योंकि जो तू लोन पे लेगा तो जो उसका ब्याज होगा, उस ब्याज की क्या मिल जाएगी? डिडक्शन, मतलब ब्याज डिडक्शन मिल जाएगी। मतलब हमने 1 लाख क्या कर दिया? माइनस। अब उसकी सैलरी है मान लो 8 लाख, और 1 लाख का उसने क्या भरा? ब्याज। तो 8 लाख में से 1 लाख क्या हो जाते हैं? माइनस, मतलब ये लॉस में है, और सैलरी से इनकम है, तो आपस में क्या हो जाएंगे? ये सेट ऑफ। और सेट ऑफ हो गए तो आपको 7 लाख पे ही क्या देना पड़ेगा? टैक्स। मान लो कि वो 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है। 20% टैक्स ब्रैकेट में आपको टैक्स निकालना बताऊंगा। तो 20% टैक्स ब्रैकेट में आता है, तो उसको 1 लाख से इनकम कम हुई, तो 1 लाख का 20% से टैक्स भी क्या हो गया? कम। तो 1 लाख का 20% यानी कितना? 20,000 का उसको क्या हो चुका है? फायदा। तो इस तरीके से हम बोल देते थे। लेकिन आजकल क्या हुआ है, ये जो इंटरेस्ट माइनस करते हैं ना, ये मैक्सिमम कितना करते हैं? पहले तो 2 लाख करते हैं। मैक्सिमम कितना माइनस कर पाओगे? 2 लाख। ज्यादा भी इंटरेस्ट दिया होगा ना, तो भी मैक्सिमम कितना माइनस कर पाओगे? 2 लाख। इसका रीजन ये देखो, सरकार को कमा के नहीं दे रहे हो। तो कमा के नहीं दे रहे हो तो सरकार ब्याज माइनस करने की जो परमिशन दे रही है वो भी एक लिमिट तक ही देगी। मतलब मोटा मोटी कितना फायदा हो सकता है? जैसे मान लो कोई व्यक्ति 30% के ब्रैकेट में आता है, वो तो डिपेंड करेगा क्लाइंट टू क्लाइंट। अब मान लो वो उसके ऊपर 30% टैक्स लग रहा है, तो अब 30% टैक्स लग रहा है, तो मान लो उसकी इनकम 30% वाली अगर 2 लाख से कम हो गई, तो 2 लाख का 30% कितना होता है? 60,000। 60,000 का क्या होगा? फायदा। समझो, जैसे मान लो मेरी सैलरी 25 लाख है, अभी कुछ नहीं हो तो 25 लाख पे क्या देना पड़ेगा? टैक्स। लेकिन अगर ये घर मैंने किराए पे लोन पे लेके बनाया होगा, तो 2 लाख क्या हो जाएंगे? माइनस। तो मेरी 25 में से इनकम कितनी चले जाएगी? 2। बचेगी कितनी? 23। उस 23 लाख पे कितना टैक्स लगेगा? जो भी 30%, जो भी स्लैब रेट आएगा वो। तो 2 लाख पे फायदा हुआ नहीं हुआ? आपका हुआ। लेकिन है ना बेटा, अब है ना ये सरकार ने क्या करा, दो तरीके से टैक्स निकालने की स्कीम निकाली है ना। एक तो होती है ओल्ड स्कीम, और एक होती है न्यू स्कीम। तो जब से न्यू स्कीम वाला आया है ना, तो ये प्रोविजन हम यूज ही नहीं करते हम, क्योंकि न्यू स्कीम के अंदर ये 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलता है। न्यू स्कीम में ये 2 लाख का बेनिफिट नहीं मिलेगा। ये 2 लाख कहाँ माइनस होंगे? सिर्फ ओल्ड स्कीम में। ओनली ओल्ड। ओल्ड स्कीम में सरकार ने 12 लाख तक तो टैक्स लेने से मना ही कर दिया है। तो भाई 12 लाख से टैक्स लेने से मना करने से वो न्यू स्कीम ज्यादा बेटर हो गई है। तो न्यू स्कीम जब ज्यादा बेटर हो गई है, तो ये स्कीम हम बहुत रेयरली ही क्या करते हैं? चूज करते हैं। जैसे कोई क्लाइंट आ गया, उसकी 6 लाख इनकम है, अब 6 लाख इनकम है, 1 लाख 1.5 लाख का उसने क्या भर दिया? ब्याज। तो उसके लिए ज्यादा बेटर लग रहा है कि ओल्ड है। वो तो करके देखना पड़ता है कैलकुलेशन अपने को, कि ओल्ड बेटर रहेगा या फिर न्यू बेटर रहेगा। अब एक चैप्टर हम पढ़ेंगे जिसमें हम देखेंगे कि ओल्ड में क्या बेनिफिट्स मिलते हैं जो न्यू में नहीं मिलते हैं। क्योंकि ओल्ड ओल्ड में क्या होता है? टैक्स रेट ज्यादा है। ओल्ड की याद रखना, ओल्ड स्कीम की टैक्स रेट ज्यादा है, बट बेनिफिट्स भी ज्यादा है। टैक्स रेट ज्यादा है, और ये बेनिफिट, जैसे ये 2 लाख का बेनिफिट ओल्ड में मिल रहा है, तो 2 लाख से आपकी इनकम कम हो गई। तो भले ही टैक्स रेट ज्यादा हो, बट आपकी इनकम तो क्या हो गई है? कम।
न्यू स्कीम में क्या है, ये सब बेनिफिट नहीं है, 2 लाख का बेनिफिट नहीं, लेकिन टैक्स रेट क्या हो गए हैं, कम। अब जैसे आपको ये क्लाइंट ने इंफॉर्मेशन दी और आपने क्या करा, सॉफ्टवेयर में डाला, सॉफ्टवेयर में डाला। अब आप बहुत सारे कॉम्बिनेशन होते हैं ओल्ड और न्यू के, तो आपने डिटेल्स उसमें डाल दी। बस आपको सेलेक्ट करना है ओल्ड स्कीम या न्यू स्कीम, दोनों से क्या निकल जाएगा, टैक्स। तो जिसमें टैक्स कम बन रहा होगा, अब ऑब्वियसली वो वाली स्कीम क्या करोगे, चूज। हाँ, मैं आपको थ्योरेटिकली बताऊंगा तो सही कि किस तरीके से आपको ओल्ड स्कीम और न्यू स्कीम में फर्क होता है। बट आप जब चूज कर रहे होंगे तो एक बार हर क्लाइंट का करके देख लो कि ओल्ड स्कीम बेटर होता है उसके लिए कि न्यू स्कीम। ये केसेस टू केसेस क्या होता है, वेरी। अच्छा, एक व्यक्ति बोलता है कि मेरे पास 2 सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है, तो दोनों की एनएवी क्या ली जाएगी, 0। हाँ, उसके बाद 2 घर है, एक घर नहीं, उसके पास कितने घर है, 2 घर है। तो उस केस में दोनों घर की हमें वैल्यू क्या करनी है, 0 लेनी है। अब बात आती है बच्चों ब्याज माइनस करने की, ब्याज माइनस करना है। तो 2 लाख जो ब्याज माइनस करना है ना, वो दोनों घर का मिलाकर है। कितने घर का, दोनों घर का मिलाकर है। जैसे मान लो एक घर में आपने 1,80,000 माइनस कर दिए, तो दूसरे घर में 20,000 ही कर पाओगे। या उधर आपने 1 लाख कर दिए तो इधर कितने कर पाओगे, एक। मतलब 2 लाख से ज्यादा नहीं होना चाहिए। चलो, आपसे गलती भी हो गई, आज की तारीख में इनकम टैक्स के सॉफ्टवेयर, ऑनलाइन यूटिलिटी हो या फिर आपके जो भी आप सॉफ्टवेयर यूज करोगे ऑफिस में, जैसे स्पेक्ट्रम हो या अदर सॉफ्टवेयर, वो ऑटोमेटिक 2 लाख पर रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। आप 2,30,000 डाल भी दिया तो वो ऑटोमेटिक कितना कर देंगे उसको, 2 लाख, क्योंकि उनको तो पता है ना कि वह मैक्सिमम लिमिट कितनी होती है, 2 लाख। अब ये जो 2 लाख माइनस होगा फॉर बोथ, फॉर 2 प्रॉपर्टीज, 2 प्रॉपर्टीज के लिए होगा। अच्छा, ये जो 2 लाख की लिमिट है ना, सिर्फ मकान खरीदने के लिए है या कंस्ट्रक्ट कराने के लिए है। मतलब आपने लोन किसके लिए लिया हो, परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए, तो लिमिट कितनी है, 2 लाख। अगर एक व्यक्ति बोलता है मैंने रिपेयर कराने के लिए क्या लिया है लोन, तो फिर उस केस में लिमिट 2 लाख नहीं होती है, उस केस में लिमिट होती है 30,000। मतलब कितना माइनस कर पाओगे, सिर्फ 30। या 2 लाख का कब एप्लीकेबल होगा, जब आपने लोन किसके लिए लिया हो, परचेज के लिए या फिर कंस्ट्रक्शन के लिए। आप क्या करोगे, उससे लोन एग्रीमेंट मंगाओगे, तो लोन एग्रीमेंट पे लिखा रहेगा रिनोवेशन वगैरह के लिए है, या फिर रिपेयर वगैरह के लिए है, या फिर एक एक्स्ट्रा फ्लोर बनाने के लिए है, या बिल्डिंग बनाने के लिए। तो उससे आपको लोन एग्रीमेंट से पता चलेगा कि लोन कितने किस टाइम के लिए लिया गया, किस टाइप का लोन है। अब आप बोलोगे कि सर एक काम करते हैं, चलो ठीक है भले ही रिपेयर के लिए है, इसने 1.5 लाख ब्याज भरा है, हम तो क्या करते हैं, लिमिट हमें पता है 30,000, हम तो 1.5 लाख डाल देते हैं, जो होगा देखेंगे। तो बच्चों आज की तारीख में तो क्या हो गया है कि बैंक शेयर द डिटेल्स। अब बैंक ने डिटेल शेयर कर दी, हो सकता है एआई इतना एडवांस हो जाए कि वो आपकी डिटेल्स में कैच कर ले कि ये रिपेयर था और इधर क्या है आपके रिटर्न के अंदर, आपने परचेज वाला इंटरेस्ट का दिखाकर बेनिफिट ले लिया है। रिस्क हो जाती है ना। बट लोग ले लेते हैं, लोग रिस्क ले लेते हैं। लेकिन मैं आपको बोलूं कि अगर आपको पक्का काम करना है, जो भी लॉ के हिसाब से काम करना है, आप जितना सीधा सच्चा काम करोगे उतना आपके लिए बेनिफिट रहेगा। इनिशियली क्या होता है, थोड़ा मुश्किल होता है क्लाइंट को अपन को पटाना, लेकिन आप जब आप पे ट्रस्ट जमने लग जाता है, उसको समझ में आता है कि ये व्यक्ति सही काम करता है, तो आपकी गुडविल बढ़ती है, और गुडविल बढ़ने के बाद बेनिफिट्स अलग होते हैं। ओके, सेल्फ ऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी की इतनी सी बात थी। अब एक एक चीज और, एक होती है बेटा ऐसी प्रॉपर्टी जो खाली है, उसको क्या कहते हैं, अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी। अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी ऐसी प्रॉपर्टी जिसमें कोई नहीं रह रहा, ना किराए पे दिया है ना आप रह रहे हो, तो उसको क्या करें, उसका क्या करें, देखो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मेरा घर है, अब मेरी जॉब लग गई, मैं चला गया मुंबई, यहाँ से घर खाली कर दिया, और कहाँ जाके रहने लग गया, मुंबई में। मुंबई में किराए पे ले लिया, ये घर खाली छोड़ रखा है, अभी किराए पे नहीं दिया, मुझे देना ही नहीं किराए पे। अगर आप अनऑक्यूपाइड प्रॉपर्टी है तो उसको सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। अनऑक्यूपाइड मतलब जिसमें कोई नहीं रहता है, तो उसको आप क्या मान सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड मान सकते हो। अनऑक्यूपाइड को भी क्या मान सकते हो, सेल्फ ऑक्यूपाइड। लॉ मेकर्स ने ये चीज क्लियर कर दी है, मतलब उसकी इनकम क्या ली जाएगी, 0। अब
आपको समझ में आया, एक प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, दो प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। अच्छा, इसमें ना आपने पूछा नहीं कि सर तीन प्रॉपर्टी है तो क्या होगा। हाँ हाँ, आराम से लगा दे। तीन प्रॉपर्टी है तो क्या होगा, पता है? अब तीन प्रॉपर्टी है तो आप अमीर हो, आपके नाम पे तीन मकान है। तो सरकार क्या कहती है मालूम है, दो मकान की तो हम एनएबी क्या ले लेंगे, जीरो। लेकिन एक मकान को मान लिया जाएगा कि डीएलओपी है। डीएलओपी का मतलब होता है डीम्ड टू बी लेट आउट। मतलब ऐसा मान लिया जाएगा कि आपने उसको कहाँ चढ़ाया है, किराए पे। अब मतलब सोचो, आपको किराया आया नहीं है, फिर भी क्या मान लिया जाएगा कि किराए पे चढ़ाया है। अब आप बोलोगे सर फिर किराया क्या लेंगे, तो एक्चुअल रेंट तो होगा ही नहीं, लेकिन एक्सपेक्टेड रेंट तो होगा। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे पता चलेगा, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर। ऐसा आप बोलेगे हम तो कुछ भी दिखा देंगे कि यही फेयर रेंट है, रिस्क ले लो। अगेन, वो बेवकूफ़ नहीं बैठा है वहाँ पे, उसको पता होगा कि उस एरिया का रेंट क्या है, नोटिस भेज के आपसे आपके कैलकुलेशन की डिटेल्स मांग सकता है। और फिर बोल सकता है कि नहीं मैं एडिशन करूंगा, मैं आपकी इनकम बढ़ाऊंगा और आप पे टैक्स बढ़ाने की कोशिश करूंगा। फिर आप बोलोगे कि यार नहीं नहीं गलती से हो गया, प्रूफ करो आपकी गलती थी। कभी कभी बहुत फ्रॉड, गलती कैसी होती है, जैसे 1 लाख था अपन ने 70-80 हज़ार दिखा दिया, आपने 5 हज़ार ही दिखा दिया, तो फिर आप वो क्या बोलोगे कि भैया गलती नहीं, तेरा तो इंटेंशन ही था कि क्या करना है, फ्रॉड। तो वहां फंस जाता है इंसान। फ्रॉड करना अलग बात होती है, गलतियां मिस्टेक्स अलग ही समझ में आती। यू कैन, आप बता सकते हो कि हाँ यार चलो ठीक है, मैंने ज्यादा इंटरेस्ट, मेरे को 2 लाख की लिमिट नहीं पता थी, तो मैंने 2,40,000 क्या कर दिए, गलती से डिडक्ट कर दी। मैं समझता हूँ कि हाँ चलो उस इंसान को नहीं पता होगा, लेकिन प्रूफ करना, लेकिन हाँ आप कुछ अलग ही कर रहे हो, रेंट बहुत ही ज्यादा सस्पिशियस दिखा रहे हो, समझ में आता है। तो डीम टू बी लेट आउट मान लिया जाएगा। तो तीन प्रॉपर्टी, जैसे मान लो मेरे पास तीन घर है, एक घर विजयनगर में, एक घर रेसकोर्स पे और एक काची मोहल्ले में। तो उस केस में तीनों मेरे फैमिली में, तीनों जैसे तीन बेटे हैं तो तीनों तीनों बेटे एक एक घर में रहते हैं, तीनों घर मेरे हैं। तो फिर उस केस में दो घर को क्या मान लिया जाएगा, सेल्फ ऑक्यूपाइड, और एक को क्या मानेंगे, डीम टू बी लेट आउट। किराए की इनकम नहीं होगी, फिर भी आपको क्या देना पड़ेगा, टैक्स। बताता हूँ कैसे। उसका एक्सपेक्टेड रेंट होगा, एक्सपेक्टेड रेंट, एक्चुअल रेंट तो कुछ भी नहीं होगा। आप हायर करोगे तो क्या निकल कर आएगा, एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकालते हैं, दो चीजों को कंपेयर करके, वैसे तीन चीजों को, दो चीजों को कंपेयर करो पहले तो, फेयर रेंट और म्युनिसिपल रेंट विच एवर इज हायर। मतलब बाजार में क्या रेंट चल रहा है और म्युनिसिपल डिपार्टमेंट ने क्या रेंट डिसाइड करा है उस एरिया का, ये पता कर लो। फिर रेंट कंट्रोल एक्ट एप्लीकेबल है तो उससे कंपेयर कर लो विच एवर इज लोअर। ठीक है। रेंट कंट्रोल एक्ट की वैसे जरूरत दिल्ली मुंबई में पड़े तो पड़े, बाकी 99.99% केसेस, 95% केसेस में तो मेरे को लगता नहीं कि जरूरत पड़ेगी। फिर ये एक्सपेक्टेड रेंट आ गया। ये एक्सपेक्टेड रेंट आने के बाद उसको किससे कंपेयर करो, एक्चुअल, सॉरी, हायर कर दो। हायर में से वैकेंसी तो होगी नहीं, वैकेंसी होगी नहीं, क्यों नहीं होगी वैकेंसी, क्योंकि मान रहे हैं कि क्या है, लेट आउट है। आप बोलोगे सर खाली है तो नहीं नहीं नहीं, वैकेंसी नहीं, उसको डीम्ड, डीम्ड मतलब होता है मान लिया जाएगा कि इतना क्या है, हटाओ। जीएबी आ गया। अब म्युनिसिपल टैक्स क्या कर दो, माइनस। 30% क्या कर दो, माइनस, क्योंकि अब रेंट आ चुका है तो 30% भी क्या कर सकते हैं, माइनस। इंटरेस्ट भी क्या कर सकते हैं, माइनस। और जिसको आप डीम टू बी लेट आउट मानते हो ना, उस प्रॉपर्टी पे इंटरेस्ट की लिमिट एप्लीकेबल नहीं होती है। क्योंकि देखो आपको मैंने बताया 2 लाख की लिमिट कौन सी प्रॉपर्टी पे है, 2 लाख के इंटरेस्ट की लिमिट लेट आउट पे नहीं है। 2 लाख की लिमिट कहाँ पर है, सेल्फ ऑक्यूपाइड पे, है ना। तो ये भी आपको आइडिया होना चाहिए, क्योंकि आपको क्या आधा अधूरा ज्ञान हो तो आप क्या करो, बेचारा क्लाइंट है, वो लेट आउट प्रॉपर्टी के ऊपर ब्याज भर रहा है 2.5 लाख का, आपने बोला 2 लाख माइनस होगा, हमने तो 2 लाख समझ रखा है। यहाँ थोड़ी होगा, वहां आपने 2 लाख लिख दिया तो गलत हो जाएगा। वहां कितना लिखना पड़ेगा आपको, 2.5 लाख, क्योंकि लेट आउट की कोई लिमिट नहीं है। आ जाए नहीं, एरर दिखाता है। आपका रिटर्न भरने से पहले वो 50 जो आपने गलतियां करी ना, आप जब सॉफ्टवेयर यूज करोगे तो उस केस में आपने जो गलतियां करी होगी, जब तक आप उसको करेक्ट नहीं करोगे वो रिटर्न आगे प्रोसेस नहीं करेगा। तो जब हम ऑफिस, आप लोग ऑफिस में जब जाओगे काम करने के लिए, तो आपके लिए गलतियां करोगे तो भी इतनी कोई दिक्कत नहीं है। डर के काम नहीं करना है, आराम से एंजॉय करते हुए काम करो, समझते हुए काम करो। क्योंकि सीधा ऐसा लगता है ना कि अपन सीधा सबमिट ही हो जाएगा, नहीं। यू विल गेट ऑल द अपॉर्चुनिटीज टू करेक्ट योर प्रॉब्लम्स। हो गया।
अब बात आती है कि सर मेरे पास तीन प्रॉपर्टी, कौन सी वाली प्रॉपर्टी को मैं लेट आउट मानूं, कौन सी को सेल्फ ऑक्यूपाइड मानूं? ये भी तो है ना बात। कौन सी को सेल्फ ऑक्यूपाइड माने और कौन सी को लेट आउट माने? आप दिमाग लगाओ, आप सोचो। आपके पास एक मैं आ रहा हूँ, चलो मैंने आपको बोला मेरे पास तीन प्रॉपर्टी है। एक विजयनगर में है, एक रेस कोर्स में और एक काची मोहल्ले में। आप मुझे बताओ कि कौन सी प्रॉपर्टी को आप सेल्फ ऑक्यूपाइड मानोगे? जो लोकेशन अच्छी हो उसको क्या बता दो। हाँ, चलो हाँ मैं बिल्कुल कैलकुलेशन करने के बाद देखेंगे कि किसमें इनकम कम आ रही है। आप बोल रहे थे कुछ। हाँ तो लोकेशन का ही बोलिए आप। वापस क्या बोल रहे थे, क्योंकि आप भी सही बोल रहे थे। तो नहीं, अच्छी जगह लोकेशन है तो उसको क्या मानूं? विजयनगर और रेस कोर्स को क्या मानूं? सेल्फ ऑक्यूपाइड? क्योंकि बेटा सुनो, जिसका रेंट कम है, जिसका मार्केट रेंट कम है, उसको क्या मान लोगे? डीम टू बी लेट आउट। तो कम इनकम टैक्सेबल होगी कि नहीं होगी? 100%। तो 100% आपकी कम इनकम क्या रहेगी? टैक्सेबल। ऐसा एरिया चूज कर लो जिसका रेंट क्या है, कम है, उसको डीम टू बी लेट आउट। जिसका रेंट ज्यादा है उसको क्या मान लो? सेल्फ ऑक्यूपाइड। बट ये एक शॉर्टकट है। भाई ने सही तरीका बताया। भाई ने क्या बोला कि मैं सबको लेट आउट मान के देखूंगा कि उसकी कितनी इनकम आ रही है, और जिसमें सबसे कम इनकम आ रही होगी वो वाला ऑप्शन क्या करेंगे, चूज। क्योंकि इनकम टैक्स ने कुछ बोला नहीं है। जब इनकम टैक्स कुछ नहीं कहता है ना कि कौन सा ऑप्शन चूज करना है, तो जो सबसे ज्यादा क्लाइंट के लिए बेनिफिशियल होता है, अब वो वाला ऑप्शन चूज कर लो। अब जैसे मैंने तो ऐसा एग्जांपल दे दिया जिसमें ऑब्वियस था कि कांची मोहल्ले का रेंट क्या रहेगा, ये पीछे वाले एरिया का रेंट कम है। अब लेकिन तीनों ही प्रॉपर्टी कांची मोहल्ले में है, तो फिर देखना पड़ेगा। फिर कैलकुलेट कर लो, तीनों को लेट आउट, डीम टू बी लेट आउट मान लो, और देख लो कि किसकी इनकम कम है। वो वाला ऑप्शन आप क्या कर सकते हो, चूज। हाँ। अब आपके पास दो प्रॉपर्टी हो गई है, आपके क्लाइंट के पास दो प्रॉपर्टी हो चुकी है, वो तीसरी प्रॉपर्टी खरीदने जा रहा है अपने लिए ही। तो क्या सजेशन दोगे उसको? आपके सेठ जी आपसे पूछ रहे हैं कि एक प्रॉपर्टी और खरीद रहा हूं मैं। ऐसा थोड़ी हो गया। तू तो फिर तो क्या कर मालूम है, भागरेतपुरा में खरीदवा दे। घाटा बिल्लोद में खरीदवा दो। नहीं। हाँ नहीं नहीं, नहीं ठीक है। बड़ा एआई जैसा आंसर मत दे यार। चैट जीपीटी ऐसे ही करता ना, कभी कुछ भी देता है फिर उसको बोलना पड़ता है भाई सोच समझ के दे। नहीं, नाइस, कोई बात नहीं। मैं आपको ये कहता हूँ कि उसको ये भी बोल सकते हैं ना कि अब अगली प्रॉपर्टी वाइफ के नाम पे ले लो। दो रॉयल्टीज के नाम पे है, अब तीसरी प्रॉपर्टी खरीदना तो किसके नाम पे खरीद लो? वाइफ के नाम पे खरीदो, तो वाइफ के लिए भी कितनी लिमिट रहेगी, दो घरों की रहेगी ना। ठीक है ना, लेकिन अब रिस्क है। वाइफ के नाम पे खरीद रहे हो तो रिस्क है। लेकिन हिंदुस्तानी नारी अपन ये मानते हैं कि 7 जन्म तक आपके साथ रहेगी। लेकिन ये कहावत जो है थोड़ा सा चेंज हो रही है ना। तो माँ के नाम पे खरीद लो। अगर भाई रहा उसका तो फिर टेंशन आएगा कि बाद में डिस्प्यूट नहीं हो जाए। खरीदो उसके नाम पे भी, लेकिन ट्रस्ट और एनजीओ के रूल्स अलग होते हैं, है ना। तो वो रूल्स के कंप्लाई में आपको काम करना पड़ेगा। ट्रस्ट में आपने पैसा दिया है तो ट्रस्ट का एक रूल्स होते हैं, इंटरनल रेगुलेशंस होते हैं। क्या उस रेगुलेशन का वायलेशन तो नहीं है? ओके। तो सेल्फ ऑक्यूपाइड को एक बार सम अप करो। अगर एक एनएवी क्या करते हैं इसकी, जीरो। एनएवी क्या करते हैं, जीरो। तो कितने घर की एनएवी जीरो करोगे, दो। इसमें से क्या माइनस करोगे, सिर्फ इंटरेस्ट। और इंटरेस्ट कितना है इन दोनों का मिला के, 2 लाख। तीन प्रॉपर्टी हो गई तो क्या करोगे, दो को सेल्फ ऑक्यूपाइड और एक को क्या मानोगे, डी एल ओ पी। जहाँ पे सारी वो स्टेप्स लगा देना जो फॉर्मेट अपन ने बनाया उसके हिसाब से। डी एल ओ पी, डीम टू बी लेट आउट। अब नेक्स्ट आता है पार्टली सेल्फ ऑक्यूपाइड, पार्टली लेट आउट। अब ये मजेदार केस है साहब।
ही अब एक मकान है, उसमें दो पोर्शन है, एक लेट आउट है और एक क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड। अपन एक परसेंटेज पूछ लेते हैं उससे, उससे पूछ लो कि यार कितना। वो बोलेगा यार मोटा मोटी 60% जो है ना मेरा सेल्फ ऑक्यूपाइड है, और 40% जो है लेट आउट, 40% लेट आउट है। क्या, ये तो अपन को देखना पड़ेगा कितने कमरे हैं तो कितना, कितने कमरे उसने खुद ले रहा है, कितने कमरे उसने किराए पर दे रखा है। बट मोटा मोटी जो परसेंटेज बैठ रहा है वो ये बैठ रहा है। अब इस केस में इनकम कैसे निकालते हैं? तो इसमें ना आपको दो कैलकुलेशन करने पड़ेंगे। पहला कैलकुलेशन तो किसके लिए, सेल्फ ऑक्यूपाइड पोर्शन के लिए, और दूसरा कैलकुलेशन किसके लिए करना पड़ेगा, लेट आउट के लिए। ठीक है, तो लेट आउट को लेट आउट की तरह सॉल्व करें, और सेल्फ ऑक्यूपाइड को सेल्फ ऑक्यूपाइड की तरह सॉल्व करें। जिसको मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। देखो, एक्चुअल रेंट, देखो एक्चुअल रेंट जो दिया है वो 20,000 रुपये प्रति माह है। देखो क्लाइंट बोलेगा, अब आप उससे पूछोगे, तो वो बोलेगा कि आधा 60% मैं खुद रह रहा हूँ और 40% किराए पे। ठीक है, तो बोलो आपने, आप क्या पूछोगे, चलो किराया बताओ कितना, क्योंकि जिसमें वो रह रहा है उसका तो आपको ट्रीटमेंट पता है, उसकी इनकम क्या करनी है, जीरो ही पता नहीं है। ठीक है, तो अब आपने पूछा साहब रेंट कितने दिया, तो कितना रेंट आ रहा है, उसने बोला 20,000 रुपये पर मंथ। अब आप पूछोगे म्यूनसिपल टैक्स, है ना, म्यूनसिपल टैक्स कितना भरा आपने, तो उसने बोला 10,000 रुपये भरा है। और क्या पूछोगे उससे, इंटरेस्ट, इंटरेस्ट कितना है, तो उसने बोला मैंने मकान बनाया था तो जो ब्याज लगा है वो 50,000 लगा है। ठीक है, और कुछ डिटेल चाहिए आप लोगों को? हाँ वो तो ठीक है, फेयर रेंट वगैरह अपन मान लेते हैं कि चलो सही है, जो भी है यही है। हाँ ये पूछ सकते हो कि क्या मकान कुछ समय खाली था क्या, नहीं है। फिर आप क्या पूछोगे कि यार किराया निकाला तो नहीं बीच में से, अनरिलाइज रेंट तो नहीं है, तो वो नहीं है, कुछ भी नहीं है। हाँ, हाँ तो कुछ भी नहीं, अनरिलाइज रेंट भी नहीं है, वैकेंसी भी नहीं है, एक सिंपल सा क्वेश्चन अपन ने बनाया। अब इसको ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन मत समझे, मैं आपको पूरा वही व्यू दे रहा हूँ कि जैसे क्लाइंट से आप क्या क्या चीजें पूछते हैं, है ना। तो इंटरेस्ट दे दिया अपन ने 50,000। तो देखो कैसे कैलकुलेशन करो, पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड का कर लो, उसकी नाव क्या कर दो, जीरो, दैट इज एनएबी क्या कर दो, जीरो। अब इसमें से सिर्फ क्या माइनस होगा, इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट कितना माइनस करोगे, नहीं नहीं नहीं, हाँ हाँ, 50 का 60%, है ना, 50 का 60% करेगा तो 30,000 आएगा, 30 30 30 30। हाँ क्यों किया, देख, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड है ना, तो 60%, इसलिए अपन 60% इंटरेस्ट ही क्या कर पाएंगे, माइनस कर पाएंगे। तो 50,000 का 60% करो। ये 50,000 जो ब्याज लगा है पूरे घर का है, तो उस घर में से 50 60% क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड, तो उसका सेल्फ ऑक्यूपाइड का सेल्फ ऑक्यूपाइड में लेके जाओ। 50,000 का 60% करोगे तो 30,000 आएगा, है ना। 20, 30 आएगा लाला, निकालना है, हाँ 60%, तो 40% निकाल दिया ना तूने। 30,000, 30,000 नेगेटिव में आ गया। ठीक है, अब आप क्या करोगे, लेट आउट, तो लेट आउट का कैलकुलेशन करो, तो लेट आउट के अंदर एक आएगा एक्सपेक्टेड रेंट, तो अभी क्वेश्चन में नहीं है, अपन को पता भी नहीं है, अपन को तो एक्चुअल से ही मतलब है, अपना काम हो जाएगा एक्चुअल से। एक्चुअल रेंट कितना आ जाएगा, 20,000 इंटू 12,
2,40,000। कोई वैकेंसी नहीं है, कुछ नहीं है, तो यही क्या बन जाएगा आपका जीएवी, 240। अभी 240 में से क्या माइनस होगा? म्युनिसिपल टैक्स। कितना माइनस करोगे? 10,000 का 40%, है ना? तो वो कितना होगा? 4,000। ये सही तरीका है। तो लोग 10,000 उड़ा देते हैं, क्या ही पता चल रहा है, क्या ही होगा। ठीक है साहब, कर लो। आ, आजकल तो छोटी छोटी चीज़ों पे भी नोटिसेस आ जाते हैं। खूब आईटीओ हायर कर रखे हैं इनने, और एआई इंटेलिजेंस इनके पास धीरे धीरे बढ़ेगी ना, जब एआई इंटेलिजेंस, तो छोटी मोटी चीज़ों के लिए भी नोटिसेस आएंगे। इनकम टैक्स 15-20 हज़ार 25 हज़ार भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि अगर इनकम टैक्स 15-20 हज़ार 25 हज़ार कलेक्ट करने की ताकत रखने लग जाए ना, उस टाइम पे उनका रेवेन्यू भयंकर बढ़ जाएगा। क्योंकि अभी लगता है कि बड़ी गलतियां ही पकड़ में आती, छोटी गलतियां पकड़ में नहीं आती, लेकिन छोटी छोटी गलतियां बहुत लोग कर रहे हैं, तो बहुत लोगों का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो खूब कलेक्शन हो सकता है। तो ये आ जाएगा 9। 240 में से कितना चला गया? 4। 236। इसका 30% माइनस कर दो। 236 का 30%। हाँ, 30% कितना है? 70,800। और इंटरेस्ट भी माइनस कर दो, लेकिन इंटरेस्ट पूरा नहीं होगा। 50,000 का 40%, तो आएगा 20,000। तो 2,36,000 माइनस 70,800 माइनस 20,000, 1 लाख। और कुछ भी आएगा? 45,200। 1,45,200, है ना? अब देखो, नेट उसकी इनकम कितनी जाएगी? नेट जाएगी, एक प्रॉफिट है और एक क्या है? लॉस है। तो 145, 200 और 35,000 का डिफरेंस, एक तरफ इनकम एक तरफ लॉस, तो इतनी इनकम उसकी वहां पर दिखनी चाहिए। ठीक है। ऑफिस में आर्टिकल्स भी होते हैं जो सीए कर रहे होते हैं, और एम्प्लॉयज भी होते हैं। अब वो एम्प्लॉयज को ये कैलकुलेशन पता नहीं होता है, तो ये काम किससे कराया जाता है? आर्टिकल से। समझो, आप अगर किसी ऑफिस में, जैसे मेरे ऑफिस में आप काम कर रहे हो, अब मेरे ऑफिस में कोई क्लाइंट का ये वाला केस आया, तो ये केस मैं आपके पास नहीं भेजूंगा, क्योंकि आप एम्प्लॉई हो, बीकॉम कर रहे हो। आप कोर्स कर रहे हो अलग बात है, लेकिन एक एग्जांपल दे रहा हूँ। लेकिन अगर ये केस किसको हैंडल करने को दिया जाएगा? आर्टिकल को। उसको बोलूंगा कि ला कैलकुलेशन करके ला, कंप्यूटेशन करके लेकर आ। फिर उसको मैं क्या करूंगा? एक बार चेक, कि भैया क्या इसने करा है वो सही है या फिर नहीं है। तो ऐसा चेकिंग वगैरह होती है। उसके बाद आपको ये काम कब मिलेगा? जब आप ये दिखाओगे कि आपको ये काम आता है। यू आर नॉट लाइक सिर्फ डेटा एंट्री ऑपरेटर, कि टेकिंग डेटा फ्रॉम द क्लाइंट एंड पुटिंग इट इनटू द सिस्टम। यू नो दिस थिंग, तो आपका वैल्यू बढ़ता है। नेक्स्ट, क्लाइंट ने कहा 70% लेट आउट है और 30% में मैं रहता हूँ। चलो, अरे यार, इनकी 12 बजते से इनकी 12 क्यों बज जाती है ना? आपने हमने पूछा कि चलो बताओ भाई कितना किराया आ रहा है। मैंने कहा किराया आ रहा है 70,000 रुपया प्रति माह। आपने बोला कि पूरे 12 महीने गया था क्या? बोले नहीं यार, 2 महीने क्या था, खाली था। और फिर बोलना वो बोलेगा मैंने निकाल दिया किराएदार को यार, बहुत परेशान कर रहा था, 1 महीने का किराया उसने दिया नहीं है अभी, तो 1 महीने का किराया आया नहीं है, उसको निकाल दिया मैंने, नोटिस वोटिस भेज दिया उसको कि भैया मेरा पेमेंट कर। तो 2 महीने ये है, 1 महीने ये है। इसके बाद आप बोलोगे कि म्यूनसिपल टैक्स भरा है क्या? तो बोला हाँ, 15,000 का म्यूनसिपल टैक्स। वो बोलेगा ब्याज? बोले हाँ यार, तगड़ा ब्याज भर रहा हूँ, साल का 6 लाख रुपए भर रहा हूँ। 6 लाख रुपए पर एनम है। तो अब आप मुझे कैलकुलेशन करके बताइए कि उस क्लाइंट की कितनी हाउस प्रॉपर्टी में इनकम शो करे।
म्यूनिसिपल इसमें पहले सेल्फ ऑक्यूपाइड कर लो, उसकी नाव क्या कर दो बच्चों। इसमें से सिर्फ एक ही चीज माइनस होगी, क्या होगा, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना, 6 लाख का कितना करोगे, 30%। अरे यार मैंने सोचा था कि 2 लाख से ज्यादा है, वो ध्यान नहीं रहा। तो अब 2 लाख से ज्यादा होता तो कितना माइनस करते, सिर्फ 2 लाख, है ना। सिर्फ जो, क्योंकि सेल्फ ऑक्यूपाइड की लिमिट कितनी है, 2, और वो 180 आया, ठीक है। 180 माइनस कर दो, ठीक है। अब लेट आउट, अब लेट आउट है, तो लेट आउट का वैल्यूएशन, एक्चुअल रेंट कितना बताया उसने, 70,000 इंटू पूरे 12 ही करेंगे, है ना, 12 ही करेंगे ना, क्योंकि अभी तो 12 स्टार्टिंग में 12 करते हैं अपन, और बाद में 3 महीना, लेकिन ठीक है चलो अभी कर लो यार। अपन वैसे तो हायर करके क्या करते हैं, आखिरी में माइनस करते हैं, लेकिन अभी जो मैंने आपको सिखाया वो ध्यान रखो, 70,000 इंटू 12 ही करो, 840। हायर भी करोगे तो कितना आएगा, 840। अब वैकेंसी और अनरिलाइज रेंट क्या कर दो, माइनस, तो ये तीनों माइनस कर दो, कितना है, 70,000 इंटू 2,10,000, 6,30,000। आंसर सेम आ रहा है दोस्त, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फर्क कब पड़ता है, जब एक इसमें एक्सपेक्टेड रेंट आ जाता है, इसलिए। अच्छा, अब मान लो कि ये म्युनिसिपल टैक्स से इसका इसका क्या डॉक्यूमेंट मांगोगे, म्युनिसि हाँ, किसने पे करा है, और म्युनिसिपल टैक्स की रिसिट, रिसिट मांग लो कि पे है। अब है ना, म्युनिसिपल टैक्स की जब आप रिसिप्ट देखते हो ना, उस पे लिखा रहता है कि उस मकान की कितनी वैल्यू है, रेंटल वैल्यू कितनी है, उस पे है लिखा हुआ, उस पे लिखा हुआ है कि 12 लाख है। और मान लो कि सिस्टम बोलता है कि अब रिटर्न तभी भराएगा जब म्युनिसिपल टैक्स की रिसीट डालनी पड़ेगी, तो क्या कर लोगे, फिर आपको एक्चुअल रेंट नहीं, फिर आपको जो हायर है वो दिखाना पड़ेगा, अनटिल और अनलेस कोई आपके पास जेन्यून रीजन हो। आप समझो मेरी बात, मैं क्या बोल रहा हूँ। अभी तो अपन डाल देते हैं कि ये है वैल्यू, लेकिन कल से वो बोल दे कि म्युनिसिपल टैक्स की क्या लगेगी, रिसिट का फोटो, अब उस पे कुछ और वैल्यू है किराए की, और तुम कुछ और वैल्यू दिखा रहे हो, फिर आपको हायर करना पड़ेगा, क्योंकि आपका इधर जो रिसिट है वो अलग है, और आपका एक्चुअल अलग है, सिस्टम रेड फ्लैग आ जाएगा, नोटिस आ जाएगा इस पे, मिसमैच हो गया ना। आजकल इनकम टैक्स वाले हर चीज का क्या मांग रहे हैं, प्रूफ, वो प्रूफ देना बहुत जरूरी है। लोग क्या करते हैं, लेकिन लोग फिर ये रिफंड लाने वाले, रिफंड वाले लाने क्या करते हैं, मेडिकल इंश्योरेंस है तो नहीं है तो भी दिखा देते कि मेडिकल इंश्योरेंस है, इनकी रिसीट पड़ी है, उस पर पीडीएफ में जाके क्या किया, एडिट किया, इनकी जगह इनका नाम डाला, पेन डाला, चढ़ा दिया, खत्म, मिल जाता है रिफंड। फिर बाद में जब डीप चेकिंग होती है तब नोटिस आ जाता है, और ये तो फ्रॉड है ना, ये तो क्या है, फ्रॉड है। इसमें तो लगेगी आपको 200% पेनल्टी टैक्स की, वो तो आपका सेटिंग हो तो अलग बात है, क्लाइंट को बचा सकते हो, और हो ही जाती है वो सेटिंग, कैसे होती है, डिपार्टमेंट जाके। लेकिन अब सेटिंग का काम भी धीरे धीरे खत्म होगा, और हो ही रहा है, फेसलेस असेसमेंट, पता नहीं रहता कि कौन सा ऑफिसर क्या करेगा, आपका असेसमेंट। लेकिन फिर भी पता कर, मान लो चेन्नई का कोई ऑफिसर आया, तो चेन्नई में कोई दोस्त होगा सीए भी, उसको फोन लगाएंगे, उसको फोन लगाएंगे उसके थ्रू, अरे कुछ है क्या, ऐसा। बट थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि आप जिस आप मैं आपको बोला था डिपार्टमेंट जाओ,
डिपार्टमेंट जाकर आपको काम मिलेगा, ये होगा वो होगा, ऑफिसर से जान पहचान होगी, तो वो तो अच्छी बात है। उससे लोग कितने काम लेकर आए हैं, अभी भी करते हैं, जाना चाहिए। लेकिन मैं बोलूँ ये काम भी धीरे धीरे सरकार खत्म करेगी। आप आपका केस उस ऑफिसर के पास जाएगा नहीं जिससे आपकी पहचान है, अब क्या कर लोगे? इंडिया का सिस्टम थोड़ा सा अब धीरे धीरे क्या होगा, बदलेगा, चेंज होगा। तो आड़े टेढ़े रास्ते क्या रहेंगे कमाने के? कम, बहुत कम, बहुत कम। पहले बहुत ज्यादा थे। आप देखना, पहले सीईओ के ऑफिस में नोट गिनने की मशीन होती थी, इतना एडजस्टमेंट्स के काम चलते थे, कैश में लेन देन चलते थे। अब बहुत कम लोगों ने मशीन रखी है, जब से जीएसटी वाले रेड मारने लगे हैं बिलों को लेके। ठीक है, तो ये मैंने आप लोगों को कौन सी 3 प्रॉपर्टियां बताई। कल ऐसी प्रॉपर्टी बताऊंगा जिसके अंदर कि एक समय आप खुद रहे और फिर रेंट पे दे दिया, है ना। और ये पूरा ऐसा ही है सिस्टम कैलकुलेशन का। जैसे कोई डॉक्टर के पास केस आता है तो कभी कभी तो क्या करता है, कंपाउंडर ही बोल देता है ये दवाई ले ले ठीक हो जाएगा। फिर कभी केस थोड़ा टिपिकल होता है तो किसके पास जाता है, बोले वो सीनियर डॉक्टर से बात करेंगे। फिर है ना, एक थोड़ा और बड़े ही कह लो, नहीं वो तो सर आएंगे ना जब, अब तभी बताएंगे अब। तो ऐसा होता है, हाँ। तो ये वही सिस्टम है, ये जो कैलकुलेशन अपन कर रहे हैं, तो आप सर वाला काम कर रहे हो।
कमर्शियल